हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। हम लोग टेक्सोनॉमी का जो है ना आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर देख लिए थे। अब हमको देखना है टेक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का ज़रूरी क्यों पड़ा? अब ज़रा सोच के देखिए, 1.7 मिलियन स्पीसीज़ के आसपास डिस्कवर हो चुका है। एक एक करके सबको पढ़ नहीं सकते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप में बांट देते हैं। ये जो ग्रुप में बांट रहे हैं ना, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के कुछ आधार होते हैं, जैसे पहला बोलते हैं क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्या? प्रैक्टिकल कहने का मतलब है हम प्रैक्टिकल बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये सबसे ओल्ड होता है, ये ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन है। हम इसको यूज के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। यूज के आधार पे क्लासिफाई करने का मतलब, जैसे मान लीजिए जो क्रॉप हमको ऑयल देगा उसको एक साथ रख दिए, जैसे में मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन। जो क्रॉप हमको भोजन देगा, ग्रेन देगा, उसको एक साथ रख दिए। जो क्रॉप हमको फाइबर देगा, फाइबर जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, इसको एक साथ रख दिए। कुछ क्रॉप ऐसा है जो हमको मेडिसिन देगा, उसको एक साथ रख दिए। ये सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि एक क्रॉप या प्लांट जो है ना, एक से ज़्यादा ग्रुप में मैच हो सकता है। अब ये तो हमको दिक्कत कर देगा ना। जैसे मान लीजिए हमको एक प्लांट डिस्कवर किए, वो एक से ज़्यादा ग्रुप में चला जाएगा तो हमको अध्ययन करने में हार्ड हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन बहुत पुराना है, ये यूज के आधार पे है। एक प्लांट एक से ज़्यादा ग्रुप में भाग जाता है, तो हम इस क्लासिफिकेशन को बंद कर दिए। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन आता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? जो हम करते हैं, इसमें साइंटिस्ट आते हैं, कैरोलस लिनियस साहब, ये बोलते हैं कि 2 या 3 मोर्फोलॉजिकल करेक्टर का अध्ययन करते हैं। मोर्फोलॉजिकल करेक्टर ये क्या होता है वो सुनिएगा। ये 2 शब्द होता है, एक होता है एनाटॉमी, एक होता है मोर्फोलॉजी। जो हमको बाहर से दिखेगा ना उसको तो होता है, उसको कहते हैं मोर्फोलॉजी, और जो उसके अंदर काट पीट के दिखेगा ना वो होता है एनाटॉमी। जैसे हम अभी हैं, तो ये हमारा जो आपको दिख रहा होगा ना, चेहरा, चश्मा, ये सब मेरा मोर्फोलॉजी है। लेकिन कोई अगर हमको एक बार भाला मार दे, फिर चीड़ दें, सीना चीड़ दें, देखे कि राम भगवान निकल गए मेरे सीना के अंदर से, तो जो अंदर दिख रहा है ना वो हमारा है एनाटॉमी। तो हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में 2 से 3 मोर्फोलॉजिकल करेक्टर लेते हैं। दूसरा, कैरोलस लिनियस साहब जो दिए थे वो यही था। कैरोलस लिनियस साहब जो दिए थे वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही था। ये क्या बोलते हैं, ये जो करेक्टर लिए ना वो था स्टेमन का करेक्टर। स्टेमन, जब आप लोग फ्लावर पढ़िएगा तो बताया जाएगा कि फ्लावर में भी 2 सेक्स ऑर्गन होता है, मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं स्टेमन। चूँकि ये करेक्टर लिए थे स्टेमन का और ये एक सेक्स ऑर्गन है, इसलिए इसको एक और नाम दे दिए सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। क्या दे दिए? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन क्यों बोले हैं? क्योंकि हम कैरोलस लिनियस साहब जब इसका क्लासिफाई कर रहे थे तो उस समय ये स्टेमन लिए, और स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट है, सेक्स ऑर्गन है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते हैं, ज़्यादा लेते नहीं हैं। कैरोलस लिनियस साहब 24 क्लास बनाए। कितना क्लास बनाए? 24 ग्रुप बनाए। 24 को डिवाइड कर दे दिए 23 + 1, मतलब 23 क्लास एक साथ, एक क्लास अलग। 23 क्लास को बोल दिए फेनोरोगेमस। क्या बोल दिए? फेनेरोगेमस। और एक को बोल दिए क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस क्या है नहीं है भाड़ में जाए। अपने को बस ये समझ में आना चाहिए कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस साहब दिए थे। बहुत बढ़िया लिनियस साहब, आप मेरी ऐसी तैसी कर दिए। दूसरा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर लेते हैं, ज़्यादा लेते नहीं हैं। तो 2 से 3 में हम क्लासीफाई करते हैं। कैरोलस लिनियस साहब जो करेक्टर ले रहे थे वो था स्टेमन। स्टेमन फ्लावर का होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। चूँकि ये एक सेक्स ऑर्गन है इसलिए इसका एक और नाम हो जाता है सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। स्टेमन के आधार पर 24 क्लास दिए थे। 24 क्लास में से 23 को एक साथ रखे थे, एक को अलग रखे थे। जो 23 एक साथ था वो था फेनोरोगेमस, और जो एक अलग था उसको था बोलते क्रिप्टोगेमस या क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। तो मतलब ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो लिनियस साहब के द्वारा दिया गया था। अगला है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या है? इसको मिटा के पहले पढ़ते हैं।
नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम हर एक करेक्टर लेते हैं, हर एक मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ले लेते हैं, सारा करेक्टर हम जितना ले सकते हैं सब करेक्टर लिए, उसमें हम अब मिलाते हैं, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं। ये वापस दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्या होता है वो समझाते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एक शब्द है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी शब्द जो है ना लामार्क साहब दिए थे और इसको एक्सप्लेन किए थे डार्विन साहब। डार्विन साहब क्या किए थे, इस शब्द को एक्सप्लेन। क्या होता है फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का मतलब होता है जनरेशन बताना कि कौन किससे बना है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि हम किससे बने हैं तो आप हमारे पापा जी का नाम लीजिएगा, हमारे पापा जी से आप पूछेगा तो वो दादाजी का नाम लेंगे, दादाजी उसके पीछे, ऐसे करके जब जाएंगे ना कहीं हमको एक ऐसा एंसेस्टर मिलेगा जो कॉमन मिल जाएगा सब में। जैसे हम एक बंदर से बोले कि बंदर बुआ बताओ तुम किससे बना है, तो बोला बंदर हम बंदर से ही बने हैं सर, हम बंदर नहीं बोला, बंदर बोला सर हम एक बंदर से ही बने। इस बंदर से पूछे तो ये बोला कि सर हम मेरे बहुत सारे पीछे जाते हैं तो एक पूर्वज आते हैं ए। हम बोले कि हम किससे बने, तो हम पापा से बने हैं, पापा हमारे दादाजी से बने हैं, दादाजी बहुत पीछे जाते हैं तो हमारे भी पूर्वज निकलते हैं ए। ये जो चीज़ हम बताने का कोशिश कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं फाइलोजेनी। हम अगर ऐसा क्लासिफिकेशन ले जिसमें हम फाइलोजेनी भी ले लें, पहले तो उसका सारा करेक्टर ले लिए, उसके बाद हम क्लासीफाई कर रहे हैं, अब उसको हम इस प्रकार अरेंज करें कि उसमें फाइलोजेनी भी आ जाए, तो इसी को बोल देते हैं नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और अगर इस फाइलोजेनेटिक का बेसिस ना लें, सीधे हम क्लासीफाई कर दें, पटक पटक पिटिक पटक कर दें, मतलब इसको इधर पटक दें, उसको उधर पटक दें, जिसको जिधर मन गया उधर पटक दें, तो उसको बोल देते हैं नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और इसी क्लासिफिकेशन को नेचुरल फाइलोजेनेटिक और नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को ही बोलते हैं कैलिडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? कैलिडिस्टिक क्लासिफिकेशन। याद रहे तो अच्छा, ना रहे तो अच्छा। इसमें दिक्कत क्या है वो सुनिएगा। हम जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ले रहे हैं वो दो हो सकता है, या तो वो होगा वेजिटेटिव, क्या होगा वेजिटेटिव, या होगा रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव क्या कहने का मतलब है? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव का मतलब हो गया ऐसा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जो उसके सेक्स ऑर्गन से जुड़ा होगा। अब कॉमन सेंस लगाइए, हम जनरली जब देखने जाते हैं तो पता चलता है कि जो चीज़ रिप्रोडक्शन से जुड़ा होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब होता है स्थिर होता है, मतलब ठीक है। और जो वेजिटेटिव से जुड़ा होता है वो चेंज होता है, इन्वायरमेंट का प्रभाव। हम सेल बायो के चैप्टर में आई थिंक बताए होंगे कि दो प्रकार का सेल होता है, सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल। जो सोमैटिक सेल होता है वो वेजिटेटिव बनाता है, वो वेजिटेटिव चेंज होता है, इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। जैसे मेरा स्किन का कलर ठंडा में गोरा हो जाता है, अभी एकदम काला है क्योंकि गर्मी है। लेकिन जो हमारा रिप्रोडक्टिव है, चाहे ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे, मेरे पास उतना ही पोटेंशियल है ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने, हमको फीमेल को ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने का। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में ये दोनों मिक्स हो जाता है, दोनों को सेम लेवल ऑफ सेम वेटेज दे देते हैं कि बेटा जितना वैल्यू तुम्हारा है उतना ही वैल्यू हमारा है। तो इसको तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए? इसको तोड़ने के लिए जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है हमारा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, और वो सबसे एडवांस है। वो क्या है? सबसे एडवांस है। इसमें तो हम सिर्फ ऐसा करेक्टर ले रहे थे जो समान हो। कौन सा था? चौथा होगा ना, हाँ, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा सबसे एडवांस है। इसमें हम यूज करते हैं कंप्यूटर, और हर एक करेक्टर को दे देते हैं कोड। कोड किसके लिए असाइन कर देते हैं? करेक्टर को। क्या कहने का मतलब है देखिएगा, हम क्या किए, एक ह्यूमन का ग्रुप बनाए, उसमें मान लीजिए नोज के लिए करेक्टर का कोड दे दिए 1, ईयर के लिए दे दिए 2, उसके टेल तो है नहीं तो टेल के लिए दे दिए एब्सेंट, कोई कोड नहीं। इस तरह से सब कोड दे दिए। हमको कोई एक जीव मिल गया कुत्ता के आकार का, कोई भी एक नया जीव मिल गया, देखे कि उसमें नोज, ईयर, ये टेल है, उसमें ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब हम क्या देख रहे हैं? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी मतलब करेक्टर मिल रहा है या करेक्टर नहीं मिल रहा। अच्छा, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी नेचुरल क्लासिफिकेशन की तरह हर एक करेक्टर लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी
और मतलब हर एक करेक्टर वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी। इसमें यूज क्या कर रहे हैं एडवांसनेस के तौर पे, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज किए, कोड को दे दिए करेक्टर, कोड को जैसे करेक्टर को दे दिए कोड, अब सारा करेक्टर लिख लिए, कंप्यूटर में फिट किए नया स्पीसीज का, वो हमको पट से बता देगा सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के आधार पर, बेटा कि तुम्हारा इस ग्रुप से इतना % मैच हो रहा है, इस ग्रुप से इतना %, और जिस ग्रुप से जितना ज़्यादा % मैच होगा उस ग्रुप में हम कह देंगे कि बेटा तुम चले जाओ उस ग्रुप में। मान लीजिए कोई नया जीव हमको बंदर से ज़्यादा मिल रहा है तो हम उसको काहे इंसान के साथ पटकेंगे। कोई ग्रुप मान लीजिए जिसका इंसान से ज़्यादा मिल रहा है तो उसको काहे हम बंदर, अब हमको कोई देख के क्या बोलेगा, बंदर है, नहीं ना बोलेगा। आपको देख के क्या बोलेगा कोई, बंदर है, नहीं ना बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि आपका जो करेक्टर है ना वो ज़्यादा किससे मिल रहा है, इंसान से। इसमें जो सबसे मेन है वो ये कि हम इसको रिप्रोडक्टिव करेक्टर, रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को ज़्यादा फेवर करते हैं। क्यों करते हैं? अभी जस्ट बताए हैं, नेचर और इन्वायरमेंट का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है वेजिटेटिव करेक्टर पे। मतलब वेजिटेटिव करेक्टर डायरेक्टली प्रभावित होता है नेचर और इन्वायरमेंट से, लेकिन रिप्रोडक्टिव करेक्टर किसी भी प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो वो जल्दी प्रभावित नहीं होता है, जल्दी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में वेटेज देते हैं रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का। ठीक है, तो अपना क्लासिफिकेशन भी ख़त्म, मतलब पूरी तरह से टेक्सोनॉमी हो गया है ख़त्म। धन्यवाद। मतलब टेक्सोनॉमी ख़त्म नहीं हुआ है, टेक्सोनॉमिकल का क्लासिफिकेशन बेसिस ख़त्म हो गया है।